हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। आज है क्लास 10 चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इवेंट्स एंड प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें जो देखो बताया जा रहा है इस चैप्टर में जो ना है, यहाँ राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में बताया जा रहा है। यूरोपियन नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें बताया जा रहा है। देखो यूरोपियन नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ है, कहाँ कब से स्टार्ट हुआ है? जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उसमें ना क्या हुआ, रेवोल्यूशनरी थॉट के पर्सन आए हैं, मतलब कि ऐसे इंसान जो ना चाहते थे कि न्यू चेंज हो सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सब क्या क्या चाहते थे, कौन कौन सी चेंजेस चाहते थे ये सब सोसाइटी में? इक्वल राइट्स, न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्री कलर फ्लैग, फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज, न्यू नेशनल एंथम, फिर इंटरनेशनल कस्टम ड्यूज वेयर एबोलाइज्ड, फ्रेंच आर्मी चाहते थे, फिर उसके बाद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, फिर उसके बाद क्या चाहते थे, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वेयर इंट्रोड्यूस। तो ये फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ उससे क्या क्या चीज आया, फ्रांस में आया इक्वल राइट, न्यू फ्रेंच फ्लैग आया, ट्री कलर आया, फ्रेंच ट्री कलर फ्लैग लाया गया, फिर न्यू नेशनल लैंग्वेज लाया गया, न्यू नेशनल एंथम आया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हुआ, ड्यूज एबोलाइज्ड हुए, फ्रेंच आर्मी स्प्रेडिंग हुआ, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसके बाद रूल्ड फ्रॉम 1799 to 1815, सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियनिक कोड। अब देखो ना, नेपोलियन ने अपना नेपोलियनिक कोड स्टार्ट किए थे 1804 में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ना इक्वालिटी बिफोर द लॉ वॉज स्टेबलाइज्ड, कि मतलब हर कोई ना लॉ के समान, लॉ के सामने इक्वल होगा। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी सबका सिक्योर हुआ। और क्या हुआ था, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर भी लाए थे, एबोलाइज किए थे फ्यूडल सिस्टम को, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडन एंड मेनोरियल ड्यूज, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। तो ये सब चीज जो थे ना, वो ना नेपोलियन के द्वारा जो किया गया था, जो चेंज लाया गया था, उसमें ये अच्छे अच्छे चीज थे। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं था कि नेपोलियन जो चेंजेस लाए थे उसमें सिर्फ खराब ही था, इसमें कुछ कुछ अच्छे थे। और देखो कुछ कुछ ये था कि ना नेपोलियन ने खराब भी किया था अब इस चीज को लेके। तो ठीक है, तो इसमें नेपोलियन क्या किए थे कि टूक अवे कर लिए थे पॉलिटिकल फ्रीडम को, इंक्रीज कर दिए थे टैक्स को, इम्पोज कर दिए थे सेंसरशिप को, फोर्स पीपुल को किए थे ज्वाइन करने के लिए फ्रेंच आर्मी को, और फिर राइट जो था वोमेन का वोट का उनको नहीं दिया गया था, और फिर वोमेन को प्रॉपर्टी भी नहीं दिया गया था। अब इसके बाद हुआ था, क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यहाँ पे से स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म यूरोप में स्टार्ट करना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, अरिस्टोसिटीज था। ठीक है, कि रिच बहुत ज्यादा रिच थे और पीजेंट जो थे ना वो बहुत ज्यादा गरीब थे। क्यों हुआ था ये चीज, ये हुआ था अरिस्टोसिटी था और जो न्यू मिडिल क्लास आया था। ठीक है, कि न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था, रिच बहुत ज्यादा रिचेस हो रहा था, और फिर जो पुअर था वो पुअर होता जा रहा था। इसमें क्या था, और उसके बाद हुआ था कि फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये चीज हुआ था। क्यों हुआ था, रिच रिच था और पुअर पुअर होते जा रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शिफ्ट किया था अग्रेरियन इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में, जहाँ पे ना जो प्रोडक्ट थे वो नो लैंगर मेड सोलली बाय हैंड बाय द मशीन। तो उससे क्या हो रहा था, हैंड से अब नहीं बन रहे थे प्रोडक्ट, अब ना प्रोडक्ट मशीन से बन रहे थे। तो जिससे क्या हो रहा था, जो अमीर थे कैपिटलिस्ट वर्ग थे उनको ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और जो गरीब थे उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था उस चीज का। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ, सब लिबरल्स आए। तो समवन हु बिलीव इन पर्सनल फ्रीडम एंड दैट सोसाइटी शुड चेंज ग्रेजुअली शो दैट मनी प्रॉपर्टी एंड पावर आर शेयर्ड मोर फेयरली। तो इसमें ना लिबरल्स का क्या सोच था कि वो ना लिबरल स्टार्ट हुए इस चीज को लेके। तो उनका था सोच कि सोसाइटी में ऐसा कोई आए जो सोसाइटी को चेंज करे, उसमें मनी प्रॉपर्टी और पावर का भी शेयर हो फेयरली सबके लिए, तो वोट और चूज करे वो अपने रूलर को। ये था लिबरल का थॉट। ठीक है, तो लिबरल ऐसा चाहते थे। जो चेंजेस हुआ नेपोलियन का, वो सिविल कोड नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना गया है, जिसको रिमूव किया गया ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो इसमें ना
नेपोलियन जो लाए थे वो जो भी ऑल प्रिविलेज था ना बेस्ड ऑन बर्थ उसको हटाया गया, ठीक है। और फिर द राइट टू प्रॉपर्टी जो सिक्योर था वो फ्यूडल सिस्टम में हो गया। फाइनली एबोलाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वेयर इंट्रोड्यूस इन इट्स प्लेस। The peasantry were freed from serfdom and other types of dues, while in towns, guilds and other types of restriction were removed. Napoleon also improved transport and communication system throughout his empire. तो नेपोलियन क्या किए थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी अपने एम्पायर में विकसित किए थे। अब इस चीज के लिए ना न्यू जो रेवोल्यूशनरी थे वो आए थे, तो इसी में थे ग्यूसिप मैजिनी, ठीक है। वो ना यंग इटली जो बनाए थे, यंग यूरोप इन बर्नी, यंग इटली इन मार्सेली और यंग यूरोप इन बर्नी बनाए थे वो, ठीक है। उनका निर्माता वो उन्हीं के द्वारा हुआ था, ठीक है। बर्बन किंग जो था वो इस चीज के, अब जो बर्बन किंग थे ना जो ये सब नियम कानून लाए थे उनको हटा दिया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब जो भी होगा वो शासन होगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ वियना आता है जिसमें जो पहले से जो भी मतलब कि जो परिवार रहते थे ना उनका राज्य फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें ना क्या हुआ कि फ्रांस में ना फिर से राजाओं का राज स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि फ्रांस में ना तो ये जो फैमिली आए थे तो इससे अब क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जो पहले चुना जाते थे उसको हटा दिया गया। अब जो ये फैमिली थे वो राज कर रहे थे और उसमें ना अब पहली बार ऐसा हुआ था कि फ्रांस में ना बाउंड्री बन गया था और नेपोलियन के द्वारा जितने भी नियम बनाए गए थे ना वो सबको ना चेंज कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, पर ना लिबरल्स जो थे वो ना सीक्रेट सोसाइटीज स्टार्ट कर दिए बनाना, ठीक है। क्योंकि ना वो ना न्यू आइडिया पे बिलीव करते थे, वो सोचते थे कि ना न्यू आइडिया होना चाहिए, तो वो ना क्या किए अपना एक सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इसमें ना दो सीक्रेट ग्रुप बने थे, यंग इटली इन मर्सेलिस और यंग यूरोप इन बर्नी। तो इसमें इनका क्या था कि डेमोक्रेसी फिर से स्टेबलाइज होना चाहिए और मोनार्की को हटा देना चाहिए। इनका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो ये इसी चीज को लेके था, मेन थिंकिंग। तो फिर क्या होता है, इसके बाद आता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 तक। तो इसमें क्या होता है, जुलाई 1830 में ना राजा जो होते हैं उसको हटा दिया जाता है, फिर रिस्टोर किया जाता है पावर को, ठीक है, रेवोल्यूशनरी का। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का फिर स्टेबलाइज होता है। उसमें क्या होता है, वो राजा बनेगा जो भी ना रूल रेगुलेशन को मानेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको राजा बनाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि जो पहले मोनार्की था, मोनार्की में राजा खुद जो होता था उनको वो उस हिसाब से शासन करते थे। अब ऐसा हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा राजा को उस हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, बेल्जियम ना इस चीज को लेके बेल्जियम ना फिर यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया था। और उसके बाद जो ग्रीस था ना, ग्रीस में भी अब इंडिपेंडेंस का लड़ाई स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ग्रीस को ना ऑटोमन एम्पायर जो थे वो ना 15th सेंचुरी से रूल कर रहे थे, पर अब क्या हुआ था कि ग्रीस में भी ना वहाँ पे इंडिपेंडेंस का लड़ाई स्टार्ट हो गया था। तो फिर ना वो कर रहे थे कि वो वेस्टर्न यूरोप में और सिंपेथाइज हो रहे थे एंशियंट ग्रीक कल्चर को लेके। तो इसी को लेके ना द ट्रीटी ऑफ कैस्टिनापोल लिखा गया था 1832 में ग्रीस में इंडिपेंडेंट नेशन को लेके, ठीक है। तब इसके बाद आया द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो इसमें ना ये जो अभी रोमांटिसिज्म है तो उसमें बताया जा रहा था कि उस टाइम के जो नेशनलिस्ट थे ना, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट के होते थे ना, तो इसमें रोमांटिक आर्टिस्ट सब ना पोएट्स अपने ग्लोरिफिकेशन के बारे में बताते थे, अपने रीजन के बारे में, साइंस के बारे में। उस टाइम के जो पोएट्स होते थे अपने पोइट्री के हिसाब से पोइट्री में ना बताते थे कि किस हिसाब से चलना चाहिए, और फिर अपने कल्चर के बारे में बताते थे, अपने फोक पोइट्री के बारे में बताते थे, और अपने जो कल्चर को ना उसका स्प्रिट करवाते थे नेशनल मूवमेंट को। तो ना इसमें क्या हुआ था कि इस टाइम के जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे ना, वो सब क्या कर रहे थे, एक दूसरे को ना जो जितने भी जनता थे उनको जोड़ रहे थे। तो ठीक है, तो इसी में ना वो सब क्या कर रहे थे, म्यूजिक से, तो म्यूजिक के द्वारा अब जो पीपुल थे उनके बीच में ना एक ये ला रहे थे कि ना उनके बीच में एक कनेक्शन बन जाए, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे पोइट्री हो, उसके द्वारा क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे में ना नेशनलिस्ट मैसेज फैला रहे थे कि हमारा नेशनलिस्ट कैसा होना चाहिए, हम अपने देश के लिए कैसे लड़ना चाहिए। तो उसको वो अच्छे तरीके से उनके फीलिंग को समझ के पीपुल्स को उनको पोइट्री और फिर प्ले आर्टिस्ट के तौर में समझा रहे थे, ठीक है।
तो ना अब इसके बाद क्या है, हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। तो इसमें क्या था कि जितने भी ना अब काम करने वाले जितने लोग थे ना वो तो वो कम नहीं थे, उनको काम तो करना था फिर क्या, और जितने मतलब कि जो मतलब काम नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे पैसा नहीं था उतना कि उनको काम दिया जा सके। तो इससे क्या हुआ था कि उनको हंगर और फूड शॉर्टेज होने लगा था वहाँ पे लेबर सबको। तो वो सब क्या किए थे 1848 में ना, तो फिर ना वो क्या कहते कि रोड पे आ गए थे, फिर फ्रांस का जो स्ट्रीट पे आ गए थे वो सब, फ्रांस के जितने भी पॉपुलेशन थे वो सब आ गए थे अपने फूड को लेके। और फिर इसकी वजह से 1848 में जो यहाँ के किंग थे वो ना उनको भागना पड़ा था यहाँ से, लुइस फिलिप्स को ना यहाँ से भागना पड़ा था, ठीक है। और इसके बाद ना नेशनल असेंबली जो था वो क्या किए थे, वो ना नेशनल असेंबली क्लेम कर दिए थे रिपब्लिक का। रिपब्लिक क्या था कि मतलब यहाँ पे किंग और क्वीन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा यूजुअली गवर्नमेंट होंगे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो रूल करेंगे। अब वो चीज हो गया था, ठीक है। उसके बाद ना फिर ना 4 जून को ना वीवर क्या हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर और वीवर के बीच में ये हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, एक लड़ाई हो गया था तो रेवोल्यूशन टाइप से। तो उसमें क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, वीवर से बहुत ज्यादा काम कराते थे, पर उस हिसाब से उसको पैसा भी नहीं देते थे, उसका पिटाई भी करते थे। तो इस हिसाब से ना 4 जून को 2 PM में ना एक क्राउड इमर्ज हुआ वीवर का, और फिर ना वो मार्च किए कॉन्ट्रैक्टर डिमांड जो कर रहा था उनके हायर वेजेस को लेके उनके तरफ, और फिर ना ट्रीट अल्टरनेटली। और फिर ना ये जो ग्रुप थे वो फोर्स किए, वेंट इनटू द हाउस, टेम्ड इट्स एलिगेंट विंडो पैन्स फर्नीचर प्रोक्लेम्स। और जो अनदर ग्रुप थे वो ब्रोक किए स्टोर हाउस, प्लंडर को सप्लाई किए क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली टू बी नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। तो फिर उसके बाद ना कॉन्ट्रैक्टर सबको यहाँ वहां से भी भागना पड़ा। उसके बाद ना वो सब विलेज गए नेबरिंग, जहाँ पे भी उनको रखने से मना कर दिया गया। फिर 24 आवर के बाद वो सब ना रिक्वेस्टन द आर्मी टू चेंज दैट फॉलो, इवन वीवर्स वेयर शॉट। तो वीवर्स भी शॉर्ट हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ 1848 में ना रेवोल्यूशन हुआ लिबरल का। तो लिबरल सब क्या किए थे, तो ये सब ना एक ना पार्लियामेंट बनाए थे, ठीक है। तो उसके बाद ना यूरोपियन कंट्री में 1848 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो फिर फरवरी 1848 में ना मोनार्क को एबोलाइज किया गया और यूनिवर्सल मेल सफरेज को प्रोक्लेम किया गया। और फिर ना इसमें क्या हुआ कि 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ना एक लीडर बना, ठीक है। फ्रैंकफुर्ट के पास यहाँ पे ये चीज होता है। और उसके बाद ना वहाँ पे क्या होता है, एसटी पॉल के पास ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी रिटर्न होता है। जर्मनी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे वो राइट किया जाता है, ठीक है। पर ना इस चीज को ना अपोज करते हैं पर्शियन किंग। क्यों अपोज करते हैं पर्शियन किंग, क्योंकि वो जानते हैं इसमें क्या हुआ था कि ना फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट में ना कन्वेंस हुआ था, जो चर्च है एसटी पॉल वहाँ पे ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशन के लिए, जिसमें ना अपोज किया गया था पर्शियन किंग के द्वारा। किस बेसिस पे, क्योंकि ना नो राइट वेयर गिवन टू वर्कर्स और वुमेन्स और वर्कर्स को ना राइट नहीं दिया गया था। तो इसलिए ना जो पर्शियन किंग थे उस चीज को ना इस चीज को अपोज किए थे और फिर ये फोर्स किए थे autocratic monarch to introduce some changes, serfdom and bonded labor were abolished। bonded labor और serfdom जो था वो abolish किया गया था, ठीक है। और हंगेरियंस were granted more autonomy। हंगेरियन जो थे उनको और more autonomy मिला था। अब इसके बाद है the making of Germany and Italy। तो इसमें क्या होता है कि जर्मनी में जो ना ओटोमन जो जर्मनी में स्टार्ट होता है वहां पे ना क्या होता है, ओटोमन बिस्मार्क ना कंट्रोल कर लेते हैं जर्मनी को, क्योंकि ना उनका कंट्रोल करने का एक मेन रीजन ये होता है कि जो 7 ईयर से जो वॉर चलता है ना उसको ना वो जितवाए होते हैं। तो इसलिए ना वो बोलते हैं कि हम ही कंट्रोल करेंगे जर्मनी को, ठीक है। वो पर्सिया के रहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो बोलते हैं कि जर्मनी को कंट्रोल हम करेंगे। उनका ज्यादा वहाँ पे ना अब अस्तित्व हो जाता। तो ना अब इटली के बारे में बताया गया है। तो इटली ना डिवाइडेड था, इटली डिवाइडेड था 7 पार्ट में, ठीक है। यूनिफिकेशन जो इटली का हुआ, इटली डिवाइडेड था 7 पार्ट में। तो पहले ना मेजनी इसका किए थे कि इसको यूनिफिकेशन को करेंगे, बट उनसे नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ना चीफ मिनिस्टर जो कावर थे ना वो किए इस चीज को यूनिफाई करने का, और उनका ना प्लान जो था वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। मतलब कि जो मैजनी से था वो मैजनी से नहीं हुआ, और फिर जो क्या कहते हैं काबुल थे उनसे हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, विक्टर इम्यूनल 2 जो थे ना वो न्यू किंग ऑफ यूनाइटेड इटली के बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ना मतलब वो जो काबूल होते हैं ना वो चीफ मिनिस्टर होते हैं इनके, और वो ना क्या करते हैं, वो ना उनको क्या करते हैं किंगडम अपना जो किंगडम होता है वो किसको सौंप देते हैं,
उसके बाद फाइनली विक्टर इमैनुअल को ना उसका वहाँ का किंग बना दिया जाता है इटली का, ठीक है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, जब 1688 का बात किया जाएगा तो फिर ना तो पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशन जो है ना वो ना एक सेंटर बने थे, वो एक स्टेट के रूप में आए थे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के तौर पे, ठीक है। तो इंग्लिश पार्लियामेंट क्या किए थे कि वहाँ का जो मोनार्की पावर था ना उसको सीज कर लिए थे, ठीक है। तो इंग्लिश पार्लियामेंट अब क्या किए, राजा का जितना भी पावर था ना उसको बैंड कर दिए थे। और उसके बाद ना यहाँ पे एक एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था जिसमें ना यूनियन ऑफ 1707, जिसमें यूनाइटेड किंगडम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वो ना उसका सेटअप होता है, ठीक है। उसको मतलब एक तरीके से क्रिएट किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, आयरलैंड को ना ब्रिटिश सब ना कैप्चर कर लेते, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उसी की वजह से ना ब्रिटिश वहाँ पे जो मतलब सही तरीके से नहीं चल पाया था, तो ब्रिटिश वहाँ पे क्या किए थे, उसको कैप्चर कर लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, विजुअलाइजिंग द नेशन। जो उस टाइम में था ना, नेशन को विजुअलाइज किया जा रहा था लेडीज के तौर पे, ठीक है। तो जो ये विजुअलाइज किया जा रहा था ना नेशन को, वो किस हिसाब से किया जा रहा था, फीमेल के तौर पे किया जा रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं था कि फीमेल का वहाँ पे जो उस टाइम में जो उनका प्रेस्टीज था, उनका जो हक था वो उनको अच्छी तरीके से मिलता था, या जो उनका फिगर था उस टाइम में सही था, ऐसा नहीं था। सिर्फ उसको पोर्ट्रेट किया जा रहा था नेशन को फीमेल फिगर में। बट ना फीमेल का जो कंडीशन था वो उनको वो कुछ ज्यादा खास नहीं था, ठीक है। तो फीमेल ना चूज किए जाते थे। फॉर्म ऑफ पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ, रेदर इज श्योर टू गिव द abstract idea of the nation concrete form. In France, the allogi were christened as Marine. In Germania became the allogi. इसमें क्या था कि ना सिर्फ नेशन को पोर्ट्रे किया जाता था फीमेल के तौर पे, पर ऐसा नहीं था कि फीमेल को ना वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता था, ना ही उनके पास राइट टू वोट था, ना ही उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी था, उनके पास किसी तरीके का राइट नहीं था। बस पोर्ट्रे किया जा रहा था नेशन को कि नेशन एक फीमेल के तौर पे है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म। तो इसमें ना बताया जा रहा है कि इसमें ना बल्कान्स के बारे में बताया जाता है। तो बल्कान्स ना एक ज्योग्राफिकल एरिया था जिसमें मॉडर्न डे का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकडोनिया, क्रोटोनिया, बोस्निया हेर्जिगोविना, सोल्वानिया, सर्बिया, मोन्टेग्रो, ये सब न सब ये जो थे ना वो उसी के अंदर आते थे, बल्कान्स के अंदर आते थे, ठीक है। तो बल्कान्स को एक मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया नहीं था, इसको ना एक ग्रुप ऑफ एरिया के रूप में देखा जा रहा था, ठीक है। ग्रुप ऑफ एरिया के रूप में देखा जाता है। मतलब इतने सारे जो कंट्री थे वो सब ना बल्कान्स के अंदर। तो ना ये तो क्या होता था, तो इनमें ना एक तरीके से ना फाइट होता रहता था कि वो सब सोचते थे कि एक दूसरे का जगह ले ले। चाहे बल्गेरिया सोचता था अल्बेनिया का ले ले, ग्रीस सोचता था मैकडोनिया का ले ले, मतलब कि एक दूसरे का ये सब ना जगह लेना चाहते थे। ये तो सिर्फ इसके अंदर हो रहा था। अब देखो बाहर से भी क्या होता था कि ओटोमन एम्पायर जो था वो ना इसके ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन को देख के ना चाहते थे कि वो भी उसको कंट्रोल करे। जो आइडिया था रोमांटिक नेशनलिज्म का वो ना इस रीजन में एक्सप्लोसिव हुआ, ठीक है। फिर बल्कान स्टेट नाउ फेयरली जेलस ऑफ इच अदर एंड इच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंसेस ऑफ इच अदर। तो फिर ना यहाँ पे जो इनके बीच जो दुश्मनी चल रहा था कि एक दूसरे में ही ये सब चाह रहे थे कि ना किसी के पास ज्यादा हो स्टेट, मतलब दूसरे का स्टेट कैप्चर करके वो कोई ज्यादा हो जाए किसी के पास और किसी के पास कम रह जाए। तो ये इनके बीच में ना ये एक जेलसी जो फैक्टर था वो ओटोमन एम्पायर देख चुके थे। तो ना ओटोमन एम्पायर ना इस पे रूल करते थे क्योंकि वो समझ रहे थे इस चीज को और वो क्या करते थे, रूल करते थे। ये सब खुद में ही अंदर में लड़ रहे थे और ओटोमन एम्पायर ना इनको ना बाहर से कंट्रोल कर रहे थे। तो ये चीज का जब पता चला ना यूरोप को कि देखो ये चीज हो रहा है कि ये सब अंदर में ही लड़ रहे हैं, तो यूरोप ना क्या किया, अपना कंट्रोल इस एरिया में बढ़ाने का सोचे, ठीक है। और इस एरिया को ना अपने अंदर लाने का सोचे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, यूरोप का ना इस पे नजर पड़ा था और फिर यूरोप इसी से ना फर्स्ट नेशनलिज्म जो क्या कहता है वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया था कि किस हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 का जो स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 का कहानी कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से वर्ल्ड वॉर 1 का कहानी कैसे चला था, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया था। अगर ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।